नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। दोबारा से कंटिन्यू करते हैं सीरीज को जो अभी तक बंद पड़ी हुई थी। और हमने जैसे वादा किया था लास्ट वीडियो में, जो कि 3 साल पहले आई थी, कि हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे फेडरलिज्म। तो फ्रेंड्स, फेडरलिज्म को समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेना होता है। अगर उस एग्जाम्पल को हमने ले लिया तो हम अच्छे समझ जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है? एक हस्बैंड है, उसके पास 2 जिम्मेदारियां हैं। एक लड़का है, उसकी शादी हुई, तो वो एक उसकी वाइफ है और एक उसकी माँ है। तो जो लड़का है वो आप सिटीजन हो गए, जैसे हम लोग हैं। अब उस लड़के के ऊपर 2 लोगों का कंट्रोल है। किसका? एक उसकी माँ का और एक उसकी वाइफ का। अभी तक लड़का अकेला था तो सिर्फ उसकी माँ का हक था उसके ऊपर। अब बट उसकी शादी हो गई है तो उसके पास 2 लोगों का रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, एक वाइफ के साथ और एक माँ के साथ, और साथ ही साथ उसको दोनों को बनाए रखना है। अब उसको क्या करना है वो उसकी चॉइस है, बट जो वाइफ करेगी या फिर जो उसकी माँ करेगी वो उसके हाथ में नहीं है। उसी तरीके से हमारी जो ड्यूटीज होती हैं वो फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, बट कुछ चीजें गवर्नमेंट हमें देती है, तो हम उसको राइट्स कहते हैं। ठीक, आप कहोगे राइट्स की बात कहां से आ गई? बट जो गवर्नमेंट हमारे लिए करती है, चाहे वेलफेयर स्कीम्स को चलाए या फिर एक एनवायरनमेंट को अच्छा प्रोवाइड करे या फिर जैसे लॉकडाउन लगाए, ये हमारे हाथ में नहीं है, गवर्नमेंट के हाथ में। तो बहुत सारी चीजें, अगर आपको खाना ना मिले घर पे आए और आपकी वाइफ खाना ना बना के दे, तो ये आपके हाथ में नहीं है। अगर वो नाराज है तो नहीं बना के देगी आपको, ठीक है? मतलब हंसाने के लिए नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूं। फेडरलिज्म भी इसी तरह से होता है। इसका सिंपल कंसेप्ट है कि डिवीजन ऑफ पावर का डिवीजन। कैसे? एक सेंट्रल और एक स्टेट। जिस तरह से डिवीजन ऑफ लव, डिवीजन ऑफ फीलिंग्स, डिवीजन ऑफ इंटरेस्ट वाइफ और मदर के बीच में है। जो चीज मदर दे सकती है वो वाइफ फीलिंग और इमोशंस को नहीं दे सकती, बट आपको दोनों को बनाए रखना है, ठीक है? और साथ ही साथ आपको रिलेशन भी खराब नहीं करने मदर और वाइफ के साथ। अगर आपने मदर का साइड लिया तो वाइफ गई, नाराज हो गई, तो फिर बैंड बज गया। तो इस चीज का ध्यान रखना। तो यानी कि दोनों चीजें एक साथ रहेंगी। वो दोनों चीजें क्या है? यानी कि स्प्लिट रहेंगी। अब जो मैंने इतनी सारी चीजें एक साथ बताई, उसको समझने का कोशिश करते हैं। पहली चीज क्या बताई मैंने? डिवीजन ऑफ पावर। यानी कि एक जो हमारे ऊपर रूल करती है गवर्नमेंट, उसके पास कुछ हक हैं, यानी कि उसके पास कुछ पावर है। तो जो पावर है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट। घुमा फिरा के नहीं देखते, सिंपल समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जैसे कि अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें हर स्टेट के एक सीएम होते हैं, चीफ मिनिस्टर। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ वेलफेयर के लिए करती है, प्रोटेक्शन के लिए करती है, रूल करने के लिए करती है अपने सिटीजन्स को एक पर्टिकुलर एरिया में। और साथ ही साथ जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पूरे कंट्री के लिए करती है। बट पूरा कंट्री मतलब वो स्टेट भी उसके अंदर शामिल हो गया। अगर कोई यूपी के अंदर है तो ऑब्वियसली जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ बनेगा या कुछ उसका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो पूरे देश के लिए भी होगा, राजस्थान के लिए भी होगा, गुजरात के लिए भी होगा और यूपी के लिए भी होगा। तो इस तरह से जो पावर है, अब बार बार जो टर्म यूज हो रहा है पावर यहाँ पर मतलब है जो गवर्नमेंट के पास हमारे ऊपर रूल करने के लिए हक है। उसके पास हमें सर्विस प्रोवाइड करना, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, जैसे रोड हो गई, एरोप्लेन को चलने के लिए एयरपोर्ट्स हो गए, रेलवे हो गई, डिफेंस का जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होता है, डिफेंस को पूरा हमको प्रोवाइड करना, हमें सुरक्षा प्रोवाइड करना, सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, इंटरनल एज वेल एज फ्रॉम एक्सटर्नल जो पावर्स हैं। तो ये सारी जो चीज है ये सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड होती है। इसमें क्या होता है फेडरलिज्म में? कुछ चीजें सेंटर करता है, कुछ चीजें स्टेट करता है। जिस तरह से कुछ पावर सिर्फ मदर के पास है, कुछ पावर सिर्फ वाइफ के पास है। तो सेंटर के पास पावर क्या होंगी? बैंकिंग सिस्टम को चलाने की, डिमोनेटाइजेशन जैसे हुआ, स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। डिफेंस की सिक्योरिटी, एटॉमिक एनर्जी की सिक्योरिटी, रेलवे, ये सब किसके अंडर में? सेंटर के पास पावर है। स्टेट क्या है?
उसके पास लिमिटेड पावर है, जैसे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ की सुविधा प्रोवाइड करना, एजुकेशन के लिए कुछ प्रोवाइड करना, पंचायती राज के इलेक्शंस हो गए, ये किसके पास है पावर? सेंटर के पास नहीं है, स्टेट के पास है। इसके लिए स्टेट होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, वो ये काम करता है। अब आती है बात सोवरेनिटी की, संप्रभुता, सोवरेनिटी को हिंदी में बोलते हैं। तो जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जिस प्रकार एक मदर है वो अपने डिसीजन अपने आप ले सकती है अपने बेटे के लिए, और वाइफ भी कुछ डिसीजन, खाना नहीं बनाना उसको और हस्बैंड आता है तो वो डिसीजन खुद ले सकती है, वो उसके पास चॉइस है, ठीक। तो ऐसे ही सेंटर के पास जो चॉइस है और स्टेट के पास चॉइस है वो बटी हुई है। सेंटर के अपने दायरे हैं और स्टेट के अपने दायरे हैं। सेंटर अपने एरिया में काम करता है, स्टेट अपने में काम करता है। हालांकि कुछ एक्सेप्शन कंडीशंस होती हैं, जैसे फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गई, या फिर प्रेसिडेंट रूल हो गया, या फिर नेशनल इमरजेंसी हो गई। ऐसी स्थिति में कुछ पावर स्टेट की सेंटर कर लेता है, बट वो एक्सेप्शंस है, हमेशा के लिए नहीं होता, ठीक है। तो कुल समझने के लिए फेडरलिज्म को अगर हम 2 पॉइंट में देखें, आपको मेंस का आंसर लिखना है, तो फेडरलिज्म इज जस्ट डिवीजन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। एंड सेकंड पॉइंट, द सोवरेनिटी of the government is splitted into 2 parts, one is for center and another is for state, और उनके सब्जेक्ट्स होते हैं। इनको हम आगे देखेंगे, मतलब जो हमारी आने वाली वीडियोज हैं उसमें देखेंगे, ठीक है। होपफुली ये क्लियर हो गया होगा। स्टिल अगर कोई क्लियर नहीं हुआ तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ट्रांसआईएस अकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे भी बात कर सकते हो, और यहाँ पर भी यूट्यूब पर भी कर सकते हो। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे फेडरलिज्म का इंडिया के ऊपर, क्या किस तरह से इंडिया में अप्लाई होता है। ओके, थैंक यू।